नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। नए मंत्रिमंडल की शपथ के 24 घंटे के भीतर नरेंद्र मोदी ने अपने 71 मंत्रियों को उनकी नई जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। उनके विभागों के पोर्टफोलियोज अलॉट कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपने ज्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर्स के विभागों में कोई बदलाव नहीं किया है। मोदी 3-0 में भी अमित शाह होम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर बने रहेंगे। अमित शाह के साथ नित्यानंद राय और बंडी संजय को राज्य मंत्री बनाया गया है। राजनाथ सिंह के साथ संजय सेठ को राज्य मंत्री बनाया गया है। निर्मला सीतारमण भी पहले की तरह फाइनेंस मिनिस्टर बनी रहेंगी। उनके साथ पंकज चौधरी को राज्य मंत्री और हर्ष मल्होत्रा को कॉर्पोरेट अफेयर्स का एमओएस बनाया गया है। विदेश मंत्रालय का जिम्मा पहले की तरह एस जयशंकर के पास बना रहेगा। उनके साथ कीर्तिवर्धन सिंह और पवित्र मार्गरेटा को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। नितिन गडकरी ने पिछले 10 साल में सड़कों को लेकर जबरदस्त काम किया। उनकी बहुत सराहना हुई, इसलिए उन्हें इस बार फिर परिवहन मंत्री बनाया गया है। उनके साथ अजय टम्टा और दिल्ली से चुनाव जीते हर्ष मल्होत्रा को एमओएस की जिम्मेदारी दी गई है। देश में वंदे भारत ट्रेनों की झड़ी लगाने वाले, रेलवे मिनिस्ट्री में जबरदस्त काम करने वाले अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बने रहेंगे। इसके साथ साथ उनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है। रेल मंत्रालय में अश्विनी वैष्णव के साथ वी मुरुगन को स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है। माफ कीजिएगा, अश्विनी वैष्णव के साथ रेलवे में सोमन्ना और रवनीत सिंह बिट्टू को एमओएस बनाया गया है। और एल मुरुगन, जिनका मैं नाम ले रहा था, वो आईएनबी में राज्य मंत्री होंगे। एल मुरुगन पहले भी राज्य मंत्री थे आईएनबी मिनिस्ट्री में। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। उनके साथ सुकांत मजूमदार को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर बने रहेंगे। उनके साथ केरल से बीजेपी के पहले सांसद सुरेश गोपी को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। पीयूष गोयल पहले की तरह कॉमर्स मिनिस्टर बने रहेंगे। उनके साथ जितिन प्रसाद राज्य मंत्री होंगे। अर्जुन राम मेघवाल भी कानून मंत्री बने रहेंगे। लेकिन नई सरकार में नए मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जिन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है। इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान के पास एक और बड़ा मंत्रालय होगा। यह मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर रामनाथ ठाकुर काम करेंगे और ग्रामीण विकास मंत्रालय में शिवराज सिंह चौहान के साथ तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रशेखर पेम्पासानी और कमलेश पासवान राज्य मंत्री होंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। शहरी विकास मंत्रालय में खट्टर के साथ तोखन साहू राज्य मंत्री होंगे, जबकि श्रीपद यशो नायक ऊर्जा में राज्य मंत्री होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अब भारत के नए हेल्थ मिनिस्टर होंगे। नड्डा के साथ अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री होंगी। गजेंद्र शेखावत का मंत्रालय बदलकर उन्हें संस्कृति मंत्रालय दिया गया, कल्चर मिनिस्टर बनाया गया है। और जल शक्ति मंत्रालय का काम सीआर पाटिल को दिया गया है। सीआर पाटिल गुजरात से आते हैं। जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी राजभूषण चौधरी और वी सोमन्ना के पास होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी उनके पास होगी। मनसुख मांडविया नए लेबर मिनिस्टर होंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें खेल और युवा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है। उनके साथ रक्षा खंड से खेल राज्य मंत्री होंगी। चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर होंगे। किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री और माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया है। केरल से आए मोदी सरकार के क्रिश्चियन मिनिस्टर जॉर्ज कुरियन माइनॉरिटीज अफेयर्स के राज्य मंत्री होंगे। तेलुगु देशम पार्टी के युवा सांसद राम मोहन नायडू नए सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। उनके साथ साथ महाराष्ट्र के सांसद मुरलीधर मोहेल राज्य मंत्री होंगे। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय दिया गया, टेक्सटाइल मिनिस्टर होंगे।
बिहार से आने वाली अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। उनके साथ सावित्री ठाकुर राज्य मंत्री होंगी। जयंत चौधरी को स्किल डेवलपमेंट का मिनिस्टर बनाया गया है। इंडिपेंडेंट चार्ज उनके पास होगा। और जेडीयू के ललन सिंह पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। यह भी एक बड़ी मिनिस्ट्री है। एचडी कुमारस्वामी हैवी इंडस्ट्रीज और स्टील मिनिस्टर होंगे। उनके साथ भूपेश श्रीनिवास वर्मा राज्य मंत्री होंगे। जीतन राम मांझी को एमएसएमई का विभाग मिला है। शोभा करंदलाजे एमएसएमई में राज्य मंत्री होंगी। पिछली सरकार में पार्लियामेंट अफेयर्स के मिनिस्टर रहे प्रहलाद जोशी को इस बार कंज्यूमर अफेयर्स की जिम्मेदारी दी गई है। और जी किशन रेड्डी जो तेलंगाना से आते हैं, उन्हें कोल एंड माइंस डिपार्टमेंट दिया गया है। जब लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से 8 लाख वोट से जीत हासिल की थी, तभी इस बात के संकेत मिले थे कि सेंटर में शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। आज नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास जैसे बड़े बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी है। विभाग तय होते ही शिवराज सिंह चौहान एक्टिव हो गए। उन्होंने कल दोनों विभागों के बड़े अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड आपकी मुख्यमंत्री काल में मिला, बड़ी जिम्मेदारी सर। हर जिम्मेदारी बड़ी ही होती जी, तो क्या प्लान बनाया जाएगा सर, कुछ बताएंगे सर? प्लान पहले से ही तैयार है। सरकार में कंटिन्यूटी होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ही किसान कल्याण के काम में लगी है और अपने संकल्प पत्र में भी हमने अपने संकल्पों को दोहराया, वो ही पूरा करेंगे। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान भी इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। चिराग पासवान ने कहा, इस मिनिस्ट्री में काम करने का बहुत स्कोप है। भारत में अभी फूड प्रोसेसिंग बाकी दुनिया की तुलना में कम है। वो इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि किसानों को उसका फायदा मिले। चिराग ने कहा, कोई मंत्रालय छोटा या बड़ा नहीं होता। मिनिस्ट्री की पहचान और मिनिस्टर की पहचान उसके काम से होती है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। भारत में खास तौर पे इसका बहुत बड़ा स्कोप है। इस उम्मीद के साथ कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से उसको आगे लेकर जाएंगे और यकीनन आने वाले दिनों में देश के विकास में इस विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। भाई, मिनिस्ट्री ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। मिनिस्ट्री मंत्री की काबिलियत से पहचान होती है। कौन मंत्री किस मंत्रालय को अपनी क्षमता से आगे लेकर जाता है। मुझे नहीं लगता ऐसे, मतलब उदाहरण तो मेरे घर पे ही है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अनेकों मंत्रालयों की जिम्मेदारी तब संभाली जब संभवतः उन्हें कोई जानता भी नहीं था, और वो जिम्मेदारी निभाने के बाद वो सो कॉल्ड बड़े मंत्रालय बन गए। ऐसे में मैं मानता हूं कि हर मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय होता है। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए उस मंत्रालय की पहचान देश भर में बनाने के लिए। आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि उस मंत्रालय के माध्यम से आप जनता को लाभ दिला सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत कुछ पुराने मंत्रिमंडल जैसा ही है। डिफेंस, होम, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, फॉरेन, कॉमर्स, एजुकेशन, शिपिंग, रेलवेज, एनवायरनमेंट और पेट्रोलियम, ये सारे के सारे वो डिपार्टमेंट हैं जिसमें जो मंत्री पहले थे वही तीसरी बार में भी मंत्री बने हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्रालय पहले संभालते थे अब भी वो संभालते रहेंगे। इस मंत्रिमंडल की दूसरी खास बात यह है कि बीजेपी के जितने भारी भरकम नेताओं को नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में लिया, उन्हें जिम्मेदारियां भी भारी भरकम दी गई हैं। जो नए नेता शामिल हुए जैसे जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल, इनमें से 2 ऐसे हैं जिन्हें पिछले साल तक अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री रहने का मौका मिला हुआ था, और तीसरे जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इन तीनों को नई सरकार में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। शिवराज सिंह चौहान का इंटरेस्ट हमेशा कृषि में रहा है
और कृषि के साथ साथ उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय का भार भी सौंपा गया और यह काफी बड़ी जिम्मेदारी। इसी तरह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का काम दिया गया, साथ साथ पावर मिनिस्ट्री भी दी गई है और ये उनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे का संकेत देता है। जेपी नड्डा ने पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर बेहतरीन काम किया। वो एक जमाने में हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, ये उनकी पसंद का मंत्रालय है, तो उन्हें उनकी पसंद के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ साथ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का चार्ज भी दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी दी है। यह बड़ा मंत्रालय है जिसके साथ साथ उनके पास नॉर्थ ईस्ट का भी चार्ज है। इसी तरह से थोड़े दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रवनीत बिट्टू को लुधियाना से चुनाव हारने के बावजूद रेल मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री का चार्ज दिया गया है। यह संकेत है उन सब लोगों को जो कांग्रेस छोड़कर मोदी के साथ काम करने के लिए आए। चिराग पासवान को सबसे ज्यादा संतोष होगा, खासतौर पर इस बात से कि वो कुछ वैसा ही मंत्रालय संभालेंगे जैसा एक जमाने में उनके स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान संभालते थे। फूड प्रोसेसिंग नए जमाने की मिनिस्ट्री है। चिराग पासवान के सामने एक बड़ी चुनौती है और काम करने के लिए यहां बहुत स्कोप भी है। इसी तरह तेलुगु देशम पार्टी को जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दी गई है वो पहले भी उनके पास रह चुकी है। बाकी अलायंस पार्टनर पर नजर डालें तो पिछली बार जेडीयू के आरसीपी सिंह के पास हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थी। इस बार दूसरे अलायंस पार्टनर जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी के पास यह मंत्रालय गया है। अपना दल के अनुप्रिया पटेल को इस बार भी वही मंत्रालय मिला जो पिछली बार उनके पास था। अब नई सरकार के कुछ उन मंत्रियों की बात करते हैं जिनको लेकर काफी चर्चा हो रही है। जैसे केरल में एक सीट त्रिशूल पर बीजेपी पहली बार जीती है। यहां सुरेश गोपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उन्हें पेट्रोलियम राज्य मंत्री और टूरिज्म एंड कल्चर का राज्य मंत्री बनाया गया है। 65 साल के सुरेश गोपी मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार हैं। 250 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। 2019 में भी सुरेश गोपी ने बीजेपी के टिकट पर त्रिशूर से चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे। इसके 2 साल बाद सुरेश गोपी ने त्रिशूर से असेंबली इलेक्शन लड़ा, वो भी हार गए। 2024 में सुरेश गोपी ने त्रिशूर लोकसभा सीट से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाई और इस बार त्रिशूर की जनता ने उन्हें जिताकर लोकसभा में भेजा। इंटरेस्टिंग बात यह कि अपने कॉलेज के दिनों में वो एसएफआई के मेंबर थे, जो सीपीएम का स्टूडेंट विंग है। कल सुबह सुरेश गोपी को जब मंत्री बनाने का फोन गया तो वो केरल में ही थे, इसलिए वो पीएम मोदी की चाय पर हुई चर्चा में नहीं पहुंच पाए। दोपहर बाद सुरेश गोपी दिल्ली पहुंचे, शाम को शपथ ली, लेकिन उनके बारे में यह खबर फैला दी गई कि वो असल में मंत्री बनना ही नहीं चाहते थे और वो मंत्री की पोस्ट से रिजाइन कर देंगे। बात जब काफी बढ़ गई तो सुरेश गोपी को ट्वीट करके सफाई देनी पड़ी कि वो मंत्री बने रहेंगे, इस्तीफा देने का उनका कोई इरादा नहीं है। केरल में बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्र ने भी कहा कि सुरेश गोपी के इस्तीफा देने की खबरें महज अफवाह हैं, वो मिनिस्टर हैं और रहेंगे। सांसद जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिली सर, सुरेश गोपी साहब, उन्होंने ये कहा है कि उनकी इच्छा नहीं है, उनके पर्सनल कमिटमेंट है, फिल्म है। वो ऐसा नहीं है, नहीं, टोटली बेसलेस थिंग सर। गॉसिप्स एंड मिस प्रोपेगेंडा इज गोइंग ऑन, मीडिया स्पेकुलेशन, नथिंग विल हैपन, ही विल कंटिन्यू। मोदी की तीसरी सरकार में एक और मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी की बहुत चर्चा है। इन्हें तेलुगु देशम पार्टी के कोटे से राज्य मंत्री बनाया गया। इन्हें ग्रामीण विकास और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से जीतकर आने वाले चंद्रशेखर पेम्मासानी मोदी सरकार के सबसे अमीर मंत्री हैं, रिचेस्ट। इनके पास 5,785 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज के शेयर भी हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर पेशे से भी डॉक्टर हैं। लंबे समय तक अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सिनाई हॉस्पिटल में प्रोफेसर और डॉक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश में पेम्मासानी फाउंडेशन के जरिए समाज सेवक के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाते हैं। पेम्मासानी पहली बार चुनाव लड़े थे और जीतकर संसद पहुंच गए और अब वो मोदी सरकार में मंत्री हैं।
टीडीपी कोटे से कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाले राम मोहन नायडू मोदी सरकार के यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सबसे कम उम्र के। उन्हें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दी गई है। राम नायडू की उम्र सिर्फ 36 साल है। वो तीसरी बार श्रीकाकुलम से चुनाव जीत कर आए हैं। उनके पिता एन नायडू काफी पॉपुलर थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिनिस्टर थे। दिल्ली में डीपीएस आर.के.पुरम से पढ़े नायडू अमेरिका से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री ले चुके हैं। सिंगापुर में नौकरी कर रहे थे, लेकिन 2012 में उनके पिता एन नायडू की अचानक सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके बाद राम मोहन नायडू ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और 2014 में पहला चुनाव लड़े। उस वक्त 26 साल की उम्र में वो एक यंग एमपी बने। इससे पहले राम मोहन नायडू तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने सैनिटरी पैड से जीएसटी हटाने की मांग की थी और 2021 में लोकसभा में पैटर्निटी लीव का मुद्दा उठाया था। अपने पिता एन नायडू के समान राम मोहन भी चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी हैं। मोदी कैबिनेट में सीआर पाटिल पहली बार मंत्री बने हैं। उन्हें चुनाव लड़ाने का एक्सपर्ट माना जाता है। उन्हें मिली है जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी। वो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं और नवसारी से 7 लाख वोटों से ज्यादा के मार्जिन से चुनाव जीत कर आए हैं। अब इनकी बैकग्राउंड समझिए। गुजरात में पुलिस कांस्टेबल के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। सीआर पाटिल 2009 में बीजेपी की तरफ से पहली बार चुनाव लड़े और उसके बाद से हर चुनाव में उनकी जीत का मार्जिन बढ़ता रहा। सीआर पाटिल की छवि एक कुशल चुनावी रणनीतिकार की है और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास पात्र माना जाता है। पंजाब से चुनाव हारने के बाद भी मोदी सरकार में रवनीत बिट्टू को मंत्री बनाया गया है। रवनीत बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह के पोते हैं। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। बिट्टू ने कहा कि उनको चुनाव हारने के बाद भी मिनिस्टर की शपथ दिला दी गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं, जिम्मेवारी तो मिल ही गई। कल ओथ में मंत्री बन गए, इससे बड़ी जिम्मेवारी और क्या होगी। काम कोई हो, आप एक मिनिस्ट्री में पहुंच जाएं, आप एक मंत्री बन जाएं, और उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और वो भी ना आप एमपी हैं ना कुछ हैं, फिर भी आपको शपथ दिलवा दें प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, तो इससे बड़ी बात पंजाब के लिए और मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। उनकी यारी, उनकी दोस्ती, उनका प्यार माना गया है और वही उन्होंने करके दिखा दिया। जो वो कहते हैं उससे कभी वो पीछे नहीं हटते। चाहे अब मैं तो सोचता था भी अब अगर मैं जीत के आता तो मुझे बनाते, अब जो उन्होंने वादा किया था वो कैसे निभाएंगे। लेकिन फिर भी जब नाम आया तो पता चला अमित शाह जी हैं। बिहार में जेडीयू कोटे से मंत्री बनने वाले राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पहली बार केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। उन्हें पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। हालांकि इससे पहले वो 3 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। वो जेडीयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिहार में भूमिहार समाज के बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है, लेकिन वो नीतीश कुमार के क्लासमेट रह चुके हैं और उन्हें नीतीश कुमार का दायां हाथ कहा जाता है। असल में जब जब गठबंधन की सरकार बनती है तो अटकलों का बाजार गर्म रहता है और जिन्हें खबरी कहकर फैलाया जाता है। कुछ बातें ऑन रिकॉर्ड कही जाती हैं, ज्यादातर बातें ऑफ रिकॉर्ड होती हैं और रिपोर्टर्स के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि जो ऑन रिकॉर्ड कहा जा रहा है वो सही है या जो बात उनके कान में फूंकी जा रही है वो सही है। और अब इसमें एक खेल और जुड़ गया है। सरकार का विरोध करने वाले पहले दिन से ही दरार पैदा करने के काम में लगे हुए हैं। हर मिनिस्टर के काम को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े किए गए, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। किसी ने चंद्रबाबू नायडू को मीडिया के जरिए सलाह दी कि स्पीकर का पद मांग लेना, इससे चाबी हाथ में रहेगी। अभी तक इसका कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन खबर उड़ी कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सिर्फ एक मंत्रालय मिलने से खफा हैं। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को बयान जारी करना पड़ा कि कोई नाराजगी नहीं है, हमने पीएम मोदी को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। सुरेश गोपी का मैंने आपको बताया, उनके बारे में खबर उड़ी कि वो मंत्रालय संभालना ही नहीं चाहते। उन्हें भी स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि यह बात गलत है। और मुझे लगता है कि इस तरह की खबरों का दौर चलता रहेगा, क्योंकि
चुनाव के दौरान बहुत सारी बेसिर पैर की बातें इतनी ज्यादा प्रचारित हुई, इतनी ज्यादा प्रभावी हुई कि लोग उन पर यकीन करने लगे। इसलिए अब खबरें उड़ाने वालों को इसमें मजा आने लगा है और यह डस्ट सेटल होने में काफी वक्त लगेगा। शपथ लेने के बाद आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के साउथ ब्लॉक पहुंचे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पहुंचकर चार्ज लिया। जब मोदी साउथ ब्लॉक पहुंचे तो पीएमओ के सारे अफसर और सारे कर्मचारी उनका वेलकम करने के लिए वहां खड़े थे। मोदी ने चार्ज लेने के बाद पहली फाइल किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि को लेकर साइन की। मोदी ने अपने सिग्नेचर से किसान सम्मान निधि की 17वीं इंस्टॉलमेंट जारी की। इस फाइल पर मोदी के साइन होने के बाद देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। पहली फाइल पर साइन करने के बाद नरेंद्र मोदी ने पीएमओ के अफसरों को एड्रेस किया। मोदी ने कहा कि पीएमओ देश के 140 करोड़ लोगों का पावर सेंटर है और वो चाहते हैं पीएमओ देश के हर नागरिक के लिए काम करे। दोस्तों, 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है। और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए, आपने मार्क किया होगा और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना, हमने इसको एक कैटलिक एजेंट के रूप में ही डेवलप करने की कोशिश की है। वो कैटलिक एजेंट के यहां से ऊर्जा प्रसारित होती रहे, यहां से नई नई चेतना प्रसारित होती रहे, जो पूरे तंत्र के अंदर एक प्रकार से विद्युत की तरह नई चमक दे, नई रोशनी दे, नई सामर्थ्य दे। और मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं, और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। और जब मैं सरकार में बैठ करके कोई निर्णय करता हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज 140 करोड़ देशवासियों को इस रूप में मैंने पूजा की है और उनके चरणों में मैंने इस योजना के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है। उस भाव से मैं काम करता हूं। नरेंद्र मोदी ने पीएमओ की टीम को एक बड़ा मैसेज दिया। मोदी ने कहा वो न रुकने वाले हैं न थकने वाले हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में ऐसे ही लोग चाहिए जो बिना रुके बिना थके विकसित भारत बनाने के लिए काम करते रहें। मोदी ने कहा कि जो लोग पिछले 10 साल से उनके साथ काम करके अब जाना चाहते हैं वो जाएं, उनको तो एनर्जेटिक लोगों की जरूरत है जो 2047 का टारगेट पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर सकें, मदद कर सकें। हम वो लोग नहीं हैं कि जो इतने बजे ऑफिस शुरू होता है, इतना बजे पूरा होता है, हम वो लोग नहीं है। हमारे लिए समय के बंधन नहीं है, हमारे लिए सोचने की सीमाएं नहीं हैं, हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए कोई मानदंड नहीं है। जो इससे परे है वही तो मेरी टीम है, और वही टीम पर देश को भरोसा है। 10 साल में बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो 10 साल से मुझे जेल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो शायद अब जेलना शुरू करेंगे, कुछ लोग होंगे साहब बहुत हो गए अब कहीं और जाए तो अच्छा होगा। जो जाना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, आपने इतना किया इसलिए धन्यवाद है। जो आना चाहते हैं, अगर आज टीवी पर मेरी बात सुन करके जो मन भाव से खप जाना चाहता है 5 साल, आइए, निमंत्रण है। और हम मिल करके दोस्तों एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा 2047 विकसित भारत,
और मैंने पब्लिकली कहा है, मेरा पल पल देश के नाम है। और मैंने ये भी वादा किया है देश को 24/7 फॉर 2047। मुझे वो टीम से अपेक्षाएं हैं। आमतौर पर पीएमओ की, प्रधानमंत्री के कार्यालय की, वहां काम करने वालों की तस्वीरें कम दिखाई देती हैं। प्रधानमंत्री अपनी टीम के लोगों से क्या बात करते हैं ये भी कम सुनाई देता है, लेकिन ये आज ऑफिशियली रिलीज किया गया। अपने दफ्तर के लोगों से बात करने के बाद, उनमें जोश भरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मीटिंग की। ये नरेंद्र मोदी की 30 की पहली कैबिनेट मीटिंग थी, 3rd टर्म की मीटिंग है। सबसे बड़ा फैसला गरीब तबके के लिए किया गया। आज मोदी सरकार ने फैसला किया कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 3 करोड़ गरीब परिवारों के लिए पक्के मकान बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए इन गरीब परिवारों की मदद की जाएगी। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी। इसके तहत पिछले 9 साल में अब तक 4 करोड़ 21 लाख से ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं। सरकारी मदद से बनने वाले इन मकानों में दूसरी योजनाओं के जरिए बिजली, नल से जल और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। इसीलिए आज पीएम के कर्मचारियों को एड्रेस करते हुए मोदी ने क्लियर कर दिया कि तीसरे टर्म में वो पिछले 10 साल से ज्यादा काम करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है। 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे, अब 10 पर पहुंच गए, वो वक्त पूरा हो चुका है। अब दुनिया इस विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। और व्यक्ति के जीवन में हो, समूह का जीवन हो या राष्ट्र का जीवन हो, जब तक वो बड़े संकल्प के साथ सोचता नहीं है, परिणाम नहीं मिलता है। कि 140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। मोदी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। वो न सरकार चलाने का तरीका बदलेंगे, न तेवर बदलेंगे। जो लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, ये वैसी बात है जब पहली बार उनके प्रधानमंत्री बनने पर कहा गया था कि उन्हें विदेश नीति का कोई अनुभव नहीं है, वो कैसे चलाएंगे। मोदी ने विदेशों में भारत की छवि कैसे चमकाई, ये सबने देखा। आज उनके एक साथी ने कहा कि अगर वो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जैसे लोगों से दोस्ती कर सकते हैं, उनके साथ पर्सनल इक्वेशन बना सकते हैं, तो फिर यहां अलायंस वाली पार्टियों के नेताओं के साथ रिलेशन बनाना कौन सा मुश्किल काम है। अगर मोदी अमेरिका और रशिया के बीच बैलेंस बना सकते हैं, दोनों से अपनी बात मनवा सकते हैं, तो फिर सरकार में शामिल दलों के साथ भी बैलेंस बनाना कौन सा मुश्किल काम है। और आने वाले दिनों में यह बैलेंस, ये समन्वय हर रोज दिखाई देगा। चुनाव खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के तेवर दिखाई दिए। एक बार फिर बुलडोजर चलने लगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में थे। उन्होंने अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। लेकिन योगी जब दिल्ली में थे तो यूपी में बुलडोजर बाहर आ चुके थे। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के बुलडोजर्स ने आज शहर के बीचों बीच बनी अकबर नगर कॉलोनी में कई मकानों और कमर्शियल इमारतों को जमींदोज कर दिया। हालांकि अकबर नगर में इमारतों को गिराने का काम मार्च में शुरू हुआ था, लेकिन चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, इसे रोकना पड़ा। अकबर नगर में बड़ी आबादी मुसलमानों की है,
लेकिन सरकार की तरफ से इंतजाम किया गया कि लोगों के सिर से छत न छीने। बुलडोजर चलाने से पहले यहां रहने वाली आबादी को रिलोकेट किया गया, उन्हें नए मकान दिए गए हैं। कुल 1000 से अधिक रेजिडेंशियल और कमर्शियल वो हैं और इनको हम लोग हटा रहे हैं। 1700 लोगों को हम लोगों ने रिहेबिलिटेशन किया है, आवास दिया है। तो जैसे जैसे क्लस्टर वाइज चल रहे हैं, अभी अकबर नगर सेकंड में हम काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे खाली करते जा रहे हैं हम डिमोलिशन करते जा रहे हैं। नहीं मैम, उनको कन्विंस किया गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो वो भी जान रहे हैं कि जो निर्णय है उसे प्रशासन और आम पब्लिक से उनको पालन करना है, तो उसके लिए वो तैयार हैं। उनको लॉजिस्टिक्स हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और वो शिफ्ट कर रहे हैं। जो लोग ये सोच रहे थे कि यूपी में कम सीटें मिलने का योगी आदित्यनाथ पर कोई असर होगा, उनको आज उसका जवाब मिल गया होगा। योगी ने आज अपने मंत्रियों अफसरों के साथ जो बात की उसमें बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि उनकी सरकार वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलती थी। जो लोग इस बात की चर्चा करने लगे थे कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, उनको बदल दिया जाएगा, उनको नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जवाब दे दिया था, जब प्रधानमंत्री ने सबके सामने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई। और योगी की खासियत यह है कि वो विषम परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं। गोरखपुर में मठ चलाने के दौरान, पार्लियामेंट के मेंबर रहने के दौरान और फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विरोध का सामना किया है, कई बार कदम पीछे हटाए, लेकिन अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ा। अब बात करते हैं नीट एग्जाम्स की। नीट 2024 एग्जाम के रिजल्ट को लेकर देश भर में हंगामा आज और बढ़ गया। सरकार की तरफ से एग्जाम को लेकर जांच कमेटी बनाने के बावजूद स्टूडेंट्स का गुस्सा थम नहीं रहा। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसे चैलेंज किया गया है। कोर्ट में पीआईएस डाली जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स रूल को भी चैलेंज किया गया है। अलग अलग पार्टियों के स्टूडेंट विंग सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। दिल्ली में आयशा ने नीट का एग्जाम फिर से कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जयपुर में एबीवीपी ने भी विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में भी प्रोटेस्ट हुआ। 8 जून को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में एक हाई लेवल जांच कमेटी बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन स्टूडेंट्स की नाराजगी इस बात को लेकर है कि हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा सिर्फ 6 सेंटर में गड़बड़ी हुई है। अगर जांच समिति सिफारिश करेगी तो सिर्फ 1563 बच्चों का एग्जाम दोबारा होगा। छात्रों का कहना है कि इम्तिहान कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इनकॉम्पिटेंट है। इस एजेंसी से सारे इंपॉर्टेंट इम्तिहान नहीं करवाने चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराने की जिम्मेदारी फिर से यूनिवर्सिटीज को दी जाए। इसको सरकार कमेटी बना के एक जांच करे और लोगों जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में बैठे हैं जिनके नंबर जो 719 718 जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है उनको एक तरीके से मतलब जांच करके उनको सही से करे। मेन डिमांड मेनली ये है कि एक तो री एग्जामिनेशन नीट का जो है वो हो, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो हो। दूसरा डिमांड ये है कि एनटीए को जो सारे एग्जाम्स आउटसोर्स कर दिए जाते हैं, वो चाहे सीयूईटी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जितना कुछ हो, वो बंद किया जाए। यूनिवर्सिटीज को अपना राइट दिया जाए कि वो अपने एग्जामिनेशन, अपने एंट्रेंस एग्जाम्स खुद कराएं और एनटीए क्लियरली हैंडल नहीं कर पा रहा है सारे एग्जाम। पटना में जब पेपर लीक हुआ था उस समय रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी थाने में, पटना थाने में। उस रिपोर्ट को दबा दी गई कि क्या कर दिया गया, लेकिन इसमें जो ग्रेस मार्किंग कर रहे हैं उसमें 718 नंबर 719 नंबर आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अभी तक एनटीए क्लियर नहीं कर पाई है कि ग्रेस मार्किंग किस हिसाब से दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। मुझे लगता है कि नीट एग्जाम में गड़बड़ तो हुई है, इसलिए छात्रों की मांग जायज है। ये सवाल कुछ छात्रों का नहीं, ये पूरे सिस्टम का है, देश के भविष्य का है। ऐसे एग्जाम में पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखाई देनी चाहिए और लोगों को उस पर यकीन होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि एग्जाम में कॉपी चेक करने में कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन अब सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। इस कमेटी को सिर्फ 6 सेंटर्स नहीं, पूरे के पूरे सिस्टम की जांच करनी चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए। अगर ये एजेंसी जो ये एग्जाम्स करवाती है कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर उसे बदलना चाहिए और
जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं, उन्हें इस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर लेना चाहिए। कल एक और ऐसी खबर आई जिसे लेकर देश भर के लोगों में काफी गुस्सा है। कल शिवखोड़ी से कटरा लौटते वक्त आतंकवादियों ने एक बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। गोलीबारी की वजह से बस का बैलेंस बिगड़ा और वो खाई में गिर गई। इस घटना में 9 लोगों की मौत हुई है और 37 श्रद्धालु घायल हैं। हमले के बाद से आतंकवादियों की तलाश का अभियान तेज कर दिया गया है। सेना पूरे इलाके में तलाशी का अभियान चला रही है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, इसमें ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। इस मामले की जांच एनआईए को दी गई है। रियासी रेंज के डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा कि आतंकियों की तलाशी के लिए 11 टीमें लगाई गई हैं। आई विटनेसेस कहती हैं कि आतंकियों की संख्या 2 से 3 के बीच हो सकती है। रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा जांच एजेंसियों को कुछ लीड्स मिली हैं और उन्हें पकड़ने में बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी। हमारे पास कॉन्टिन्यूस इनपुट्स आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस लीड्स आ रही हैं। उसकी बेसिस पे जो भी इन्वेस्टिगेशन में हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें डिटेंशंस या जो हमें अरेस्ट करनी पड़ेगी, वो हम जैसे जैसे होंगी फॉर्मलाइज हम आपको बताते हैं। सवाल से कितने आतंकी हो सकते हैं इस समय? देखिए, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एज पर आई विटनेसेस जो है 2 का बताया जा रहा है। हमारी जो एनालिसिस है और जो हमें अभी तक फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं, उसके हिसाब से 2 से 3 टेररिस्ट का ग्रुप होना चाहिए और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज हॉस्पिटल जाकर घायलों से मुलाकात की। जम्मू की कश्मीर सरकार ने इस हमले में मरने वालों को 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन देने का भी ऐलान किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता घायलों की जान बचाने की है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस घटना के बारे में अपडेट ले रहे हैं। मनोज सिन्हा ने बताया कि वो जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इसका वो सबको यकीन दिलाना चाहते हैं। कल शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, इसका प्रयास हो रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री और मोदी जी भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे भी बात की। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से तरमाल में लाया जाए और मुझे लगता है कि एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाए। जो यात्री इस हमले में घायल हुए वो अब तक सदमे में है। बस में सवार घायल यात्रियों ने बताया कि आतंकी एक सफारी गाड़ी में आए, अचानक फायरिंग शुरू कर दी। आतंकवादियों की फायरिंग में एक गोली बस के ड्राइवर को लगी, जिसकी वजह से बस का बैलेंस बिगड़ गया। बस के खाई में गिरने के बाद भी आतंकवादी बस पर फायरिंग करते रहे। दिल्ली से वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए थे। दिल्ली के दर्शन करने के बाद हमारे पास कुछ टाइम बचा था, ट्रेन की टिकट लेट थी, तो हमने सोचा कि शिवखोड़ी का हम दर्शन करिए। हमें दर्शन करके जैसे हम वहाँ से निकले तो ठीक आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी पे कुछ जैसे फायरिंग होना था, ऐसा फटाके से छूटना शुरू हो गया और शीशे से फूट गए और कुछ सेकंडों में मुझे गाड़ी खाई में चली गई। खाई में जाने के बाद में भी, नीचे गिरने के बाद भी कुछ सेकंड फायरिंग चली थी। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी, फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। तो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने सफारी ड्राइवर को गोली लग गई थी। पहले तो उन्हीं को लगा, उसके बाद में कई लोग जो भक्त लोग थे उनको भी लग गया है। रियासी में हुए हमले में जो असर हुआ है जम्मू कश्मीर की सियासत पर हुआ। विपक्ष को मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। उमर अब्दुल्ला ने फिर से पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने का इशू उठा दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा सरकार अब तक झूठ बोलती रही है, 370 हटने के बाद हालात नहीं बदले हैं। उन्होंने कहा अब तो आतंकी उन इलाकों में घुस रहे हैं जो अब तक शांत थे, ये ठीक नहीं है। सरकार को अपनी पॉलिसी में बदलाव करना होगा, क्योंकि कश्मीर को अगर शांत रखना है तो पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है।
ये अपने आप में कोई मतलब हैरानगी की बात नहीं है कि टेरर अटैक हुआ है। बदकिस्मती से, और ये मैं पहले भी मैंने ये कहा हुआ है, इस हुकूमत के दौरान पिछले 5 साल में ये हमने देखा है कि जिन जिन इलाकों को हमने मिलिटेंसी से पूरी तरह से आज़ाद किया था, वहाँ पे नए सिरे से अब मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। यही हाल पुंछ में, यही हाल रजौरी में, अब ये हाल रियासी में। तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। अब ये जो नई हमारी हुकूमत दिल्ली में बनी है, क्या ये इससे कुछ सीखेंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे जो हुक्मरान हैं ये नहीं सीखेंगे, और जो लोग नॉर्मलसी का दावा करते आए हैं, ये उन लोगों को इस चीज़ का जवाब देना होगा। हमने तो हमेशा कहा कि यहाँ हालात नॉर्मल नहीं है। हमने तो हमेशा ये कहा कि 370 जो है उसकी वजह से बंदूक यहाँ नहीं आई, क्योंकि ये बीजेपी वाले दावा कर रहे थे कि 370 हटने के बाद बंदूक का जो है यहाँ असर असू ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बंदूक जो है ये 370 की वजह से यहाँ नहीं आया, और 370 के हटने के बाद ये बंदूक खामोश नहीं होगा। इस बंदूक को खामोश करने के लिए एक बातचीत का माहौल बनाना होगा, और उस बातचीत के माहौल को तैयार करने में दोनों मुल्कों को अपना रोल अदा करना होगा। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने भी उमर अब्दुल्ला की लाइन पकड़ी। उन्होंने कहा कि जम्मू के इस इलाके में तो तब भी आतंकवादी नहीं घुस पाए थे जब कश्मीर में आतंकवाद चरम सीमा पर था। यह सरकार की गलत नीतियों का असर है कि जम्मू में ऐसा हमला हुआ। गुलाम अहमद मीर ने कहा, सरकार अब तक जम्मू कश्मीर के हालात पर पर्दा डालती रही, झूठ फैलाकर वाहवाही लूटती रही, लेकिन इस हमले ने जम्मू कश्मीर में अमन के दावे की कलई खोल दी। ऐसे एरिया में ये इंसिडेंट हुआ है कि जहां पीक मिलिटेंसी में भी कभी मिलिटेंसी इफेक्टेड नहीं माना जाता था, ऑलमोस्ट ये पीसफुल एरिया माना जाता था। और अब जब इस एरिया से मिलिटेंसी अटैक की खबरें कल आई, तो मेरे ख्याल से जो जम्मू कश्मीर को समझते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हुए होंगे कि अगर रियासी में शिवखोरी के पास में ये इंसिडेंट होता है तो इसका मतलब रिमेनिंग जम्मू कश्मीर की सिचुएशन क्या हो सकती है। कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री, एजेंसीज उस चीज पर फिर पर्दा रखे हुए, जो पिछले 4-5 साल से देश को सुनाया जा रहा है। एक तरफा देखा जाए तो इन्हीं 3-4 सालों में और ज्यादा खूंखार टाइप अटैक्स हुए। जिम्मेदारी बनती है भारत सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, होम मिनिस्ट्री की, स्टेट जो चला रहे हैं उनकी, कि वो क्लियर कट लोगों को बता दे कि जम्मू कश्मीर की इंटरनल पोजीशन इस वक्त है क्या। विपक्ष के हमलों का जवाब दिया केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने। उन्होंने कहा, मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से पाकिस्तान डिप्रेशन में है। पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी की मांग बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ने यह हमला डेस्परेशन में करवाया है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी सरकार ने पहले भी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है, और इस बार भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। बहुत गलत है। पाकिस्तान लगातार 3-4 साल से सोच रहे थे नरेंद्र मोदी जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं आना चाहिए। हर राजनीतिक पार्टी के लोग, हर मीडिया, पाकिस्तान के प्रमुख लोग हर दिन बयान देता था, पूजा भी करते थे, रोक मोदी जाए, मोदी जाए। मगर भारत के जनता मोदी जी का सरकार फिर लाने में वो घबरा गए, वो डिस्परेशन है। आज इसके लिए पाकिस्तान अभी जिंदा है, हम बताने के लिए इंसिडेंट किया है। क्या जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल, हम लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार जो पहले भी काम किया है ये आतंकवाद को रोकने के लिए, और कमिटमेंट के साथ, जीरो टॉलरेंस के साथ हम काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कितना कम हुआ है, इसका सबूत अभी अभी हुए चुनाव में दिखा है, जब पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी कतारें नजर आई और वोटिंग के नए रिकॉर्ड बने। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। जाहिर है यह पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा, लेकिन पाकिस्तान से प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2 मैसेज आए। पहला मैसेज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भेजा, जो एक औपचारिकता थी, एक लाइन का बधाई संदेश था। लेकिन दूसरा मैसेज पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ ने भेजा,
और नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी की, उनके काम की जमकर तारीफ की। आपको ध्यान होगा थोड़े दिन पहले नवाज शरीफ ने यह माना था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आए थे तो सारी बातचीत हो गई थी, रास्ता निकलने वाला था, लेकिन खुद पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा। दिल्ली में आजकल जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली में पानी की मुश्किल बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर चाणक्यपुरी के संजय कैंप, विवेकानंद कैंप, वसंत विहार, संगम विहार, आनंद पर्वत, चिल्ला गांव और किराड़ी ये इलाके हैं जहां अभी भी लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा। यहां रहने वाले पानी के लिए रोज घंटों घंटों टैंकर का इंतजार करते हैं। टैंकर आने के बाद लोगों को पानी मिलता है। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज हरियाणा भवन के पास प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की और दिल्ली में पानी के संकट के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आम आदमी पार्टी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार इल्जाम लगा रही कि हरियाणा से कम पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा। आज केजरीवाल सरकार में जल मंत्री आतिशी और दिल्ली के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना से इसी मुद्दे को लेकर मुलाकात की। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में पानी की किल्लत इसलिए बनी हुई है क्योंकि दिल्ली को हरियाणा के रास्ते हिमाचल प्रदेश से पानी मिलना था, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं है। दिल्ली में आज पीने के पानी की कमी है, दिल्ली में आज घरेलू उपयोग के पानी की कमी है। तो हम हरियाणा सरकार के सामने बार बार हाथ जोड़कर जा रहे हैं और यही हमने रिक्वेस्ट एलजी साहब से भी करी है कि हरियाणा से अभी हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं कि कितना हमारा हक है, कितना हमारा हक नहीं है। उस मुद्दे को सुलझाने के लिए अभी समय है, उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, उस मुद्दे को अपर यमुना रिवर बोर्ड भी देख रहा है। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी दिल्ली वाले परेशान हैं, दिल्ली में पानी की कमी है। अगर हरियाणा हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ दे तो अभी दिल्ली वालों की समस्या ठीक हो सकती है। हालांकि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना का कहना है कि एक दिन पहले जब दिल्ली और हरियाणा सरकार के अफसरों ने इंस्पेक्शन किया तो पता चला कि हरियाणा ने पानी छोड़ने में कोई कमी नहीं की है। तय कोटा के मुताबिक पानी रिलीज किया गया, लेकिन पानी इसलिए कम पहुंचा क्योंकि जिस मुनक नहर से यह पानी आया है उसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया जा रहा। यहां बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा है और उसकी चोरी भी हो रही है। इसके अलावा पुरानी पाइपलाइंस होने की वजह से भी पानी की बर्बादी लगातार होती है। दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पानी के मुद्दे पर सिर्फ सियासत कर रही है, अपनी गलती मानने के बजाय झूठ पर झूठ बोल रही है। मैंने पहले कहा कि आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी मार लेना मतलब झूठ बोलना, ये झूठ बोलती हैं। कल 9 तारीख शाम को दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के अधिकारी ज्वाइंट विजिट करके आए थे मुनक नहर पे कि हरियाणा पानी कितना दे रहा है। दोनों की रिपोर्ट है कि पानी पूरा मिल रहा है, हाँ या ना बताए आतिशी। जितना पानी वेस्ट हो रहा है कैनाल से, मुनक से जो चलता है पानी और दिल्ली जब आ रहा है दिल्ली को, और वहाँ वाटर टैंकर लाइन लगा के वाटर चोरी कर रहे हैं, उठा रहे हैं, ये आतिशी को मालूम है, इनके विधायकों को मालूम है, क्योंकि ये सब इसमें लिप्त हैं, चोरी करते हैं। हाँ या ना कहेंगे तो हम फोटोग्राफ भी रिलीज करेंगे। दिल्ली को हर रोज 1290 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होती है, लेकिन दिल्ली को अपने सारे सोर्सेस से कुल मिलाकर 1000 मिलियन गैलन पानी भी नहीं मिल पाता। इस वजह से देश की राजधानी होने के बावजूद हर साल गर्मी आते ही दिल्ली में पानी का संकट शुरू हो जाता है, शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं। दिल्ली में लगभग 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस दौरान कई रिपोर्ट्स आईं और पाइपलाइन का मेंटेनेंस न होने की वजह से पानी की बर्बादी की बात भी कई बार सामने आई, लेकिन हर साल वही कहानी। गर्मी आती है, पानी की किल्लत होती है, फिर इस पर सियासत होती है और इस बार भी वही हो रहा है। पानी का इंतजाम करने के बजाय दिल्ली की राज्य सरकार बीजेपी पर इल्जाम लगा रही कि वो हरियाणा से आने वाला पानी रोक रही है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश से कहा है कि वो दिल्ली को पानी दे, हरियाणा से नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को कहा हिमाचल प्रदेश जब पानी छोड़ेगा तो हरियाणा के रास्ते वो पानी दिल्ली आएगा।
और अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल तो की है, लेकिन अभी तक इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि उड़ीसा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नए मुख्यमंत्री के सिलेक्शन के लिए कल भुवनेश्वर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान शामिल होंगे। राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान को उड़ीसा का ऑब्जर्वर बनाया गया है। उड़ीसा बीजेपी के अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा कि उड़ीसा में 12 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होंगे। इसी दिन नरेंद्र मोदी का एक लंबा चौड़ा रोड शो भी होगा। जाहिर है उनसे पूछा गया कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला तो पार्लियामेंट्री पार्टी करेगी। प्रधानमंत्री 2:30 बजे परसों पहुंचेंगे आंध्र में शपथ ओथ टेकिंग सेरेमनी खत्म करके चंद्रबाबू नायडू का। यहाँ फिर 5 बजे हमारा ओथ टेकिंग होगा जनता मैदान में, वहाँ पहुंचेंगे। ओथ टेकिंग खत्म होते होते वो दिल्ली रवाना होंगे। अगर हम विधायक दल की मीटिंग की बात करें, कल विधायक दल की बैठक होगा, वो समय आज तय होगा। तो अगर हम मुख्यमंत्री चेहरा की बात करें, सर आप भी रेस में हैं, तो पार्लियामेंट पार्टी तय करेगा। आप भी रेस में हैं, आप क्या करेंगे? पार्लियामेंट पार्टी तय करेगा। कोई रेस में नहीं है, बीजेपी में कोई रेस में नहीं है। जिसको पार्लियामेंट पार्टी तय करेगा वही बनेंगे। असल में वो पार्लियामेंट्री पार्टी कह रहे हैं, लेकिन ये सारे फैसले पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनेगी, सीएम कौन होगा, इस पर कोई खास विवाद नहीं है। लेकिन पिछले 24 साल से उड़ीसा में राज कर रही नवीन पटनायक की पार्टी में उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि नवीन पटनायक के करीबी वीके पांड्यन सब कुछ छोड़कर दिल्ली आ गए हैं। उन्हें नवीन पटनायक का उत्तराधिकारी बताया जा रहा था और अब उड़ीसा में हार की सारी जिम्मेदारी पांड्यन पर थोपी जा रही है। इसलिए उनका वह रहना और बीजेडी में बने रहना दोनों मुश्किल हो गया था।